हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज सलमा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के चैप्टर से, मोशन चैप्टर से। तो सबसे पहले फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है? साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके मोशन के बारे में, कैसे वो डिस्टेंस कवर करता है, कैसे वो स्पीड किस रेट से कवर करता है, ये सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मोशन चैप्टर से। सबसे पहले समझेंगे कि मोशन होता क्या है। तो समझते हैं इस तरीके से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है, इसे हम कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब ये कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पे टिका हुआ है, अब उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। ये मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट बी। अगर हम देखते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में ए से कंपेयर करते हुए जब बी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है जो बी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो मोशन कर रहा है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है। तो मोशन को देखने के लिए दो चीजें जरूरी है हमारे पास। सबसे पहला, एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि रुका हुआ हो, रेस्ट पे हो, कोई भी मूवमेंट ना कर रहा हो, और उसके रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे कि दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो कोई पाथ फॉलो करेगा। ये ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा, इसे हम मेजर करेंगे दो तरीके से। एक होता है हमारा डिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिटेल में समझेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों चीजों के अंदर। मैं बात करती हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है और ये ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे जाता है। इस पाथ को कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम लिया होगा। और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक कवर करा, ए से डी तक कवर करा। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? तो डिस्टेंस एक्चुअली में हमें बताता है टोटल पाथ कवर्ड। इसमें हम देखेंगे कि गिवन टाइम इंटरवल के अंदर एक ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल, यानी कि शुरुआत में वो जिस पॉइंट पर था, इस केस में जैसे ए पर था, एंड फाइनल पोजीशन यानी आखिर में कहां पर गया, डी पर गया। और ए से डी तक जाने के लिए उसने जितना सफर तय किया, जिस जहां से गया, वो जिस पाथ को फॉलो करते हुए गया, वो पूरी की पूरी वैल्यू हमें बताएगा डिस्टेंस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ, अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, वो वैल्यू हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कैसे मेजर करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा हमें देता है स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है, वो वैल्यू हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यही ऑब्जेक्ट ए से डी पे जाने के बाद और डी से वापस सी पे आ जाता है, तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी, फिर बी सी, सी डी, एंड क्योंकि डी से वापस सी पर आया है तो ये हो जाएगा हमारा अगेन सी डी। ये टोटल वैल्यू हमें देता है डिस्टेंस, कि वो इनिशियली ए पे था, फाइनल सी पर आया, और वहां तक आने के लिए उसने कहां से कैसे पाथ फॉलो करा, ये टोटल वैल्यू हमें देगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये हमें देता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियली वो कहां पर था? ए पर था। फाइनली वो कहां पर है? सी पर है। बस उसके बीच में कोई पाथ हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ ए से सी तक के बीच का एक स्ट्रेट पाथ देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? ए सी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। इतना ही। और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बात करें, ये तो हो गया स्ट्रेट पाथ। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो जाता है डायरेक्शन चेंज करके P से Q पे और Q से R पे। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड। ये पहले गया है P से Q पे और फिर गया है Q से
आर पे। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का सिर्फ गैप देखना है। इनिशियली इसने शुरुआत कहां से करी, पी से करी, और एंड कहां पे हो रहा है, ये आर पे हो रहा है। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन बताता है, स्ट्रेट पाथ। तो अगर मैं पी से आर के बीच में स्ट्रेट पाथ देखूं, हमें ये नहीं देखना है कि उसने कौन सा पाथ एक्चुअली में फॉलो करा, हमें सिर्फ देखना है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल कौन सा है। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हमारा पी आर। इसी में एक और केस समझते हैं। अगर ये पी क्यू आर के बाद आर से वापस पी पर आ जाता है, तो इस केस में डिस्टेंस कवर हो जाता है हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर टू पी। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इनिशियली पी पर था और फाइनली कहां पे है, वापस पी पर है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया, 0। तो इतने चीजों को देखने के बाद ये समझ में आ गया है कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा हो। इसके अलावा अगर वो एंगल चेंज भी करता है तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस पाथ उसने फॉलो तभी करा है जब उसने कोई मूवमेंट करा है। अगर वो मूवमेंट करेगा तो डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कर्व हो, अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम रेडियस मान लेते हैं ओ। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह का ये सर्कल, सेमी सर्कल कवर कर रहा है, तो यहां पे इसने डिस्टेंस कितना कवर करा, जितना इसका सेमी सर्कल का पाथ है, इनके 2 पाई आर बाई 2 विच इज इक्वल्स टू पाई आर। आर की वैल्यू है हमारी ओ बी। ये हो गया डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक का पाथ कवर करा है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कर्व के अंदर, क्योंकि इनिशियली वो ए पर था और एंड में वो गया है बी पर। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो ओ से ए रेडियस है और ओ से बी दोबारा रेडियस है, यानी कि ए भी हमारा डायमीटर है। तो ए बी, जैसे कि हम इसके डायमीटर की वैल्यू के बराबर भी कह सकते हैं। डिस्टेंस अगर हम कवर कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एसआई यूनिट की जरूरत है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, हमें दूरी बताता है। अगर दूरी नाप रहे हैं तो एसआई यूनिट हमेशा क्या रहेगी, इसे हम नाप सकते हैं मीटर, इसके अलावा हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, बट यूजुअली मीटर और किलोमीटर हमारा ज्यादा यूज होता है। न्यू टॉपिक से पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटीज के बारे में। कुछ क्वांटिटीज होती है हमारी स्केलर और कुछ होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये क्या होती है, ये डिफरेंस जानना जरूरी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, क्यों कहते हैं हम क्वांटिटीज को स्केलर और वेक्टर, कोई भी वैल्यू है, किसी भी चीज को हमने मेजर कर लिया है, जैसे मान लीजिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तो अगर हमें सिर्फ उसकी वैल्यू पता चल रही है, पीछे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि हमने सिर्फ टोटल वैल्यू को लिया है, इसके टोटल वैल्यू है, हमें डायरेक्शन जो बीच में चेंज हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ टोटल पाथ का सम लिया है। तो जिसमें डायरेक्शन का कोई यूज ना हो वो क्वांटिटीज हमारी होती है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन से उसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पी क्यू आने के बाद और क्यू आर में डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हमारे पी आर की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो पी आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये जो वैल्यू जो अपने डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज है जिसमें हमारे पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ वो न्यूमेरिक वैल्यू हो जो हमें सिर्फ उसकी वैल्यू पता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे। और वेक्टर क्वांटिटीज में हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन की वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करती है। बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो वो किसी रेट से कर रहा होगा। कोई भी चीज का रेट ऑफ चेंज क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है कि वो वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ रही है या फिर कितनी तेजी से घट रही है, उसका
टाइम के साथ रिलेशन, वो किस वैल्यू से घट रहा है, क्योंकि हर कोई चीज अगर घट रही है या बढ़ रही है, किसी भी चीज का हम रेट देखते हैं तो वो वैल्यू हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। तो अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो उसके भी रेट ऑफ चेंज को जो होएगा उसको हम किससे देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो वो वैल्यू यानी कि रेट ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो किस रेट से हो रहा है, वो वैल्यू देता है हमें स्पीड और वेलोसिटी। पहले बात करेंगे स्पीड की। स्पीड किससे रिलेटेड है? स्पीड रिलेटेड है हमारा डिस्टेंस से। ये होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा पर यूनिट टाइम के अंदर। पर यूनिट टाइम को हम यहाँ पे सेकेंड ले सकते हैं, आर ले सकते हैं। तो कोई भी यूनिट टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वैल्यू देगा हमें स्पीड, क्योंकि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें एक वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट रख के हम ये देखते हैं कि पर यूनिट टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो वैल्यू देता है हमें स्पीड। डिनोट किससे करेंगे? डिनोट करेंगे v से। डिस्टेंस इज s एंड टाइम इज t। फॉर्मूला बनता है हमारा v इक्वल्स टू एस बाई टी, जहां पे v हमारा होता है स्पीड, s यूज करेंगे हम डिस्टेंस के लिए और t यूज करेंगे हम टाइम के लिए। ऐसा यूनिट देखेंगे इसकी, ऐसा यूनिट इसके फॉर्मूले से ही डिराइव करेंगे। s इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम हम लेंगे सेकेंड्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड, s का रेसिप्रोकल। छोटी यूनिट के लिए हम मीटर और सेकेंड यूज कर सकते हैं, या फिर हम किलोमीटर पर आर भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। सेम ऐसी बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या बताएगा? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है वो वैल्यू बताएगा हमें वेलोसिटी। तो जितनी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है, ये भी हमें रेट ऑफ मोशन ही बता रहा है। तो डिनोट करने के लिए हम भी यहाँ पे इसको v से ही रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पाथ बता रहा है तो हम उसके लिए s यूज करेंगे और टाइम के लिए t यूज करेंगे। ऐसा यूनिट भी इसकी सेम रहेगी। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड से या फिर किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन से समझेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो A से B पे गया, B से C पे गया और C से वापस B पर आ गया। A से B हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर, B से C मान लेते हैं 50 किलोमीटर। तो मैं पूछती हूँ कि स्पीड निकालनी है हमें A टू B जाने के लिए, स्पीड कितना ही होगा। तो डिस्टेंस अगर हमें दिया हुआ है, हमें टाइम गिवन होगा, हम मान लेते हैं कि A टू B अगर इसने जाने में लगाए 2 आवर्स, तो स्पीड हम निकालेंगे सिर्फ A टू B के लिए। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। A टू B अगर बात कर रहे हैं तो A टू B में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 50 किलोमीटर कवर कर रहा है और टाइम ले रहा है 2 आवर्स। तो स्पीड आ गई हमारे पास 25। यूनिट क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर, टाइम है हमारे पास आर, तो किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही स्पीड की हम अगर B टू C की बात करें तो B टू C भी 50 किलोमीटर है। हम मान लेते हैं टाइम आया है 1 आवर, तो इस केस में स्पीड आ गई 50/1 विच इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस सेम होते हुए भी अगर टाइम की वैल्यू वेरी कर रही है तो हमारे इसकी स्पीड की वैल्यू वेरी करेगी। बात करते हैं यूनिफॉर्म
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। क्या होता है ये? तो हमने ये जाना कि एक ऑब्जेक्ट किस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है, कितनी देर में फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और जो रेट, जिस रेट से वो कवर कर रहा है उससे हम निकालते हैं स्पीड और वेलोसिटी। वो वैल्यू हमें देता है स्पीड और वेलोसिटी। बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इसको समझेंगे कुछ इस तरीके से। हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और कोई एक ऑब्जेक्ट है बी। इसके डिस्टेंस को देखेंगे हम कि किस रेट से ये कवर कर रहा है, और उससे पहले टाइम की वैल्यू ले लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जर्विंग टाइम, आर में ले लेते हैं, डिस्टेंस इनके किलोमीटर्स में ले लेते हैं। फिर तो मान लेते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन करी 2 आवर में, 4 में, 6, 8, 10 एंड 12 आवर में। इतने में हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30। बी कवर कर रहा है 3, 5, 8, 12, 19, 25। हमने टाइम इंटरवल की वैल्यू को सेम रखा है, हर बार 2 आवर्स का गैप है। तो टाइम इंटरवल को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं तो ए क्या कर रहा है, ये हर बीच में ये जो इंटरवल है 2 आवर्स में, ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए क्या कर रहा है, ये कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट एंड तक। मतलब ये इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर बी की बात करें तो पहले इसने 3 किलोमीटर कवर किया, देन ये आता है 2 पे, फिर ये है 3 और फिर से 4। ये जो वैल्यूज वेरी कर रही है, मतलब ये इक्वल टाइम इंटरवल में जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो बी क्या कर रहा है हमारा, बी कर रहा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल, यूनिफॉर्म क्या है हमारा, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल विथ अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यही जो थ्रू आउट द वे, अगर हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं और वहां वैल्यूज चेंज होती है, तो ऐसे केस में स्पीड और वेलोसिटी को कैसे देखेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट, पहले हमने ए टू बी देखा, बी टू सी देखा, तो वो वैल्यूज तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एक ऑब्जेक्ट थ्रू अगर पूरा ही चलता है और वो हर बार अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है, कभी उसने स्पीड बढ़ा दी, कभी उसने स्पीड घटा दी, तो ऐसे में पूरे ट्रिप के लिए हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज वैल्यू निकालते हैं। मान लेते हैं कि अगर वो ए से बी किसी अलग स्पीड पे गया, बी से सी किसी अलग पे, और सी से डी किसी अलग स्पीड पे, तो ऐसे में हम एवरेज वैल्यू यूज करते हैं। एवरेज वैल्यू को कैसे शो करते हैं, इसको शो करते हैं वी बार, या फिर हम लिख सकते हैं वी एवरेज। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है ये है टोटल डिस्टेंस विद इन टोटल टाइम। ठीक है, ए से लेकर डी तक इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, और ए से डी तक जाने के लिए उसने टोटल टाइम कितना टेक करा, ये वैल्यू हमें देता है एवरेज स्पीड की वैल्यू। जैसे अगर ये पी क्यू, क्यू आर और आर एस की बात करते हैं, तो पी से क्यू है 5 किलोमीटर, क्यू से आर है 5 किलोमीटर, आर से एस है 5 किलोमीटर। तो पहले इसने ले लिया इसमें 1 आवर, फिर इसमें इसने ले लिया 1 आवर, और नेक्स्ट में इसने ले लिया 2 आवर। तो अगर हम सिर्फ P से Q की बात करें या Q से R की बात करें, तब तो हम स्पीड की बात करेंगे। लेकिन अगर हम टोटल जर्नी की बात करें कि P से S तक उसका स्पीड क्या रहा, ऐसे में हम स्पीड की नहीं, ऐसे हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, V बार इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या क्या है, पहले 5, फिर से 5 और फिर से 5। टाइम क्या लिया है हमने, 1 आवर, 1 आवर एंड देन 2 आवर। 15,
विच इज 4, 15/4। यूनिट क्या रहेगी हमारे पास? किलोमीटर पर आवर। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, पर अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही 0 हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से ही शो करेंगे, पर इसके लिए हम स्पीड, एवरेज स्पीड का सिमिलर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2, मतलब इनिशियल और फाइनल का एवरेज। इसके अंदर u क्या बताता है? ये बताता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट जब उसने ट्रिप स्टार्ट करा तो इनिशियली उसके पास क्या स्पीड थी, वो वैल्यू बताता है हमें u। और v हम डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए, कि जब वो एंड हुआ तब उसके पास क्या वेलोसिटी थी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी v। और इन दोनों का एवरेज हमें देता है एवरेज वेलोसिटी। डिफरेंसेस को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर कर रहा है वो है हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस हमें हमेशा टोटल पाथ देगा और डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टेस्ट पाथ देगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमें टोटल पाथ निकालना है। तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन जैसे ही चेंज होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो वैल्यू वेरी करती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स में हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर कवर कर रहा होगा। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू करा है तो वो कोई ना कोई पाथ जरूर फॉलो करेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, अगर वो इनिशियली जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे अगर वापस आ जाता है तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी 0 पॉसिबल है। डिस्टेंस हमेशा टोटल पाथ देता है, तो इसीलिए इट इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा टोटल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या हो सकता है? लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। वो उससे कम भी हो सकता है और उससे बराबर भी हो सकता है। स्ट्रेट पाथ का जो हमने एग्जांपल करा था उसके केस में जो स्ट्रेट पाथ वो फॉलो कर रहा है उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम भी आ सकती है अगर वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता है तो। ऐसे ही अगर हम स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करें तो डिनोट करने के लिए वैल्यूज सेम यूज होती है, ऐसा यूनिट सेम आता है, तो फिर डिफरेंस क्या आएगा? स्पीड क्या है? इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम पीरियड के अंदर कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, वो हमें देता है स्पीड। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो वैल्यू बताएगा हमें वेलोसिटी। सेम ऐसे ही स्पीड क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी वेरी करती है। सेम वैसे ही वेलोसिटी की वैल्यू वेरी करेगी। तो वेलोसिटी अपने आप में हो गया वेक्टर क्वांटिटी। सेम ऐसे ही क्योंकि डिस्टेंस 0 नहीं आ सकता है तो स्पीड कैन नेवर बी 0। और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 हो सकता है तो वेलोसिटी भी हमारा हो जाएगा कैन बी
जीरो होना पॉसिबल है। सिमिलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग स्पीड की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू वेलोसिटी पॉसिबल है। वेलोसिटी के केस में लेस देन और इक्वल टू स्पीड। ठीक है, ये रहा स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। अगर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखें तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। स्क्वायर फील्ड है और वो पूरा राउंड स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पूरी कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में। हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में। स्क्वायर फील्ड है, ईच साइड इज 40 मीटर्स। मीटर्स ईच साइड इज 10 मीटर्स। अगर ये पूरी बाउंड्री कवर करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? ये जितना इसका पेरीमीटर है, स्क्वायर है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। इस पूरे को कवर करने के लिए इसने टाइम कितना लिया है? टाइम पीरियड लिया है 40 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस और टाइम अगर हमें पता है तो हम इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। 40 मीटर्स कवर कर रहा है वो 40 सेकेंड्स में, यानी कि 1 यूनिट मीटर पर सेकेंड। हमसे आगे पूछा है इसके अंदर कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड टाइम गिवन है। नेक्स्ट इसको 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, यूनिट क्योंकि सेकेंड में है तो वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी हमेशा। यूनिट हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए पूरी की पूरी वैल्यू। तो 2 मिनट के लिए 120 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स। अब हमारे पास क्या आ गया है? अब हमें जो नई वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमारे पास टाइम आ चुका है। ये पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स यानी कि 140 सेकेंड्स में ये कहां पर होगा। तो हमें इसके लिए टाइम पता है, वो जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसकी हमें स्पीड पता है। अगर स्पीड है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे। डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना गिवन है 1 और टाइम इज 140, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये 140 मीटर्स। ये तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? स्क्वायर फील्ड की ईच साइड है 10 मीटर, यानी कि अगर ये इस पॉइंट से, मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD, अगर ये A से स्टार्ट करता है तो हर 40 मीटर्स के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है? वापस A पर पहुंच जाता है। 1 राउंड कंप्लीट हो जाता है और ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है 0, विच मीन्स हर बार 40 मीटर्स में अगर ये टोटल कवर कर रहा है, हमारे पास है 140 मीटर, तो हमें देखना है कि 140 मीटर्स में कितने राउंड्स कंप्लीट कर लेगा। नंबर ऑफ राउंड्स देख सकते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स के लिए टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 140 मीटर और एक राउंड में कंप्लीट कर रहा है 40 मीटर। कितना आ जाएगा ये? 3.5 राउंड्स, विच मीन्स कि 3 राउंड तो ये कंप्लीट करेगा। अगर इसने A से स्टार्ट करा है तो एक राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड कंप्लीट, तीसरा राउंड कंप्लीट और उसके बाद 0.5 यानी कि हाफ राउंड और कवर करेगा। हाफ राउंड कवर करने का मतलब है ये A से B और B से C पे पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा AC। अब AC कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्क्वायर फील्ड है, B पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, विच मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
प्लस 100, ये है हमारी ए सी स्क्वायर की वैल्यू। ए सी इक्वल्स टू 10√2 मीटर। इस तरीके से आगे देखेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ओडोमीटर होता है जो डिवाइस पे, व्हीकल्स पे हमें डिस्टेंस बताता है। ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है और स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। तो यहाँ पे ओडोमीटर है, कह रहा है कि कार ने जब चलना स्टार्ट करा तो रीडिंग थी उसकी 2000 किलोमीटर पे, और जब एंड किया है तब है 2400 किलोमीटर पे। हम ऐसे देखेंगे, अगर कोई पॉइंट ओ है, ओ से ए है और ए से बी है, ये 5 मीटर्स और ये 5 मीटर्स। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें कि ओ से बी कितना गया, तो ये तो हम करेंगे 5 + 5 = 10 मीटर्स। और अगर मैं पूछूं कि ए से बी कितना हुआ, अगर ऑब्जेक्ट ए पे था और ए से बी पे कितना गया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू टोटल वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू टोटल में से इनिशियल वैल्यू घटा के आएगी। अगर ए से बी गया है तो उसने सिर्फ 5 मीटर्स ही कवर करा है, क्योंकि ए बी की वैल्यू आती है हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए, 10 - 5 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। क्योंकि पहले की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, हमें सिर्फ यहां से इस पॉइंट तक की वैल्यू लेनी है। तो ऑब्जेक्ट में भी जब वो चलना स्टार्ट करता है पी पॉइंट, तो यहां हमें गिवन है ऑलरेडी 2000 की रीडिंग पे, और जब ट्रिप एंड होता है तब दिया हुआ है 2400 किलोमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट ने सिर्फ पी से क्यू तक का ही ट्रेवल करा है। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू की वैल्यू टोटल हमें कितनी मिल रही है? 2400, और ओ पी हमें कितना गिवन है? 2000, विच इज 400 किलोमीटर। ये कवर करा है ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन km/h एंड मीटर/सेकेंड। तो हमें दोनों ही वैल्यूज देखनी है, स्पीड निकालना है। स्पीड के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। 400 किलोमीटर्स कवर करा है इसने, टाइम लिया है 8 आवर्स, विच इज 50 km/h। ये हमने निकाल दिया km/h में। अब हम देखेंगे कि km/h को मीटर/सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, विच मीन्स 1 किलोमीटर 1 आवर की अगर हम बात करें तो 1000 मीटर 3600 सेकेंड्स। कैंसिल। तो हमें हर बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? km/h की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। हम हर बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि 1000/3600 हमारा 5/18 है। तो इसीलिए km/h को जब भी हमें मीटर/सेकेंड में करना होगा, हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई। यहाँ हमारे पास 50 km/h स्पीड आ चुकी है। ये वैल्यू है km/h में, इसको कन्वर्ट करना है मीटर/सेकेंड में। इसको सॉल्व करेंगे। वन 125/9 मीटर/सेकेंड। तो ये हो गया हमारा स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करेंगे, जिस तरह रेट ऑफ मोशन हमें देता है स्पीड और वेलोसिटी, हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है, जिसमें उसने अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर करा है, तो उसका स्पीड में कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो रही है। तो उसके रेट की वैल्यू को देखेंगे। तो स्पीड या फिर वेलोसिटी की वैल्यू अगर चेंज होती है तो रेट के लिए हम हमेशा क्या करेंगे?
टाइम से डिवाइड। ये जो न्यू टर्म है जो हमें ये वैल्यू देता है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें बताता है कि कितनी रेट से स्पीड में चेंज आया है। स्पीड और वेलोसिटी की हम बात करते हैं। u मैंने बताया था होता है हमारा इनिशियल स्पीड, v क्या होएगा हमारा फाइनल स्पीड। तो चेंज, किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू कैसे चेंज हुई है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू, वो हमें बताता है फाइनल और इनिशियल के बीच का जो गैप होता है वो वैल्यू हमें बताता है कि कितना चेंज आया है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल a से। तो फाइनल स्पीड की वैल्यू है v और इनिशियली क्या था वो u, ये आ गया हमारा चेंज। और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे टाइम से डिवाइड। तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाय टी। ये क्या बताता है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, दैट इज हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ ही एक और नया टर्म हम सुनते हैं, वो टर्म कहलाता है, हम उसे कह सकते हैं रिटार्डेशन या फिर इसी को कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन। बेसिकली ये है क्या चीज, ये है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तब हम ये वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। अब हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू है v माइनस यू बाई टी, इसका मतलब है v फाइनल वेलोसिटी है और u जो इनिशियल वेलोसिटी है। अगर u से v तक जाते हुए इनिशियल से बाद की वैल्यू अगर स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है तो v की वैल्यू ग्रेटर आती है। अगर v की वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, पॉजिटिव में होगी। बट दूसरा केस ले लेते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट ने चलते हुए ब्रेक मारा या फिर स्पीड उसने अपनी कम कर ली। अगर स्पीड पहले से कम कर ली तो इसका मतलब है कि v की वैल्यू u से कम आएगी, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आता है और कुछ भी नहीं है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और रिटार्डेशन हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको कुछ क्वेश्चन से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बुक में न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें, A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। इसने अपनी स्पीड को डिक्रीज करा है, कहां से कहां गया है, 80 से 60 पे गया है। 80 टू 60 यानी पहले था 80 तो वो हमारा u हो जाएगा। u की वैल्यू गिवन है हमें 80 किलोमीटर पर आवर। 80 से घटा के उसने कर दी 60, तो फाइनली वो किस पे आ गया 60 किलोमीटर पर आवर पे। टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाय टी। यूनिट के बारे में मैंने बताया था कि सारी वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए। स्पीड में टाइम की वैल्यू दी हुई है आर में और यहाँ टाइम की वैल्यू है सेकेंड्स में, तो या तो इनकी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर टाइम की वैल्यू को हमें आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं स्पीड की वैल्यू एज इट इज रहने दूं और टाइम को कन्वर्ट करना चाहूँ आर में, तो स्पीड की वैल्यू अगर हम कन्वर्ट करें तो u इज 80 मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 और v के लिए क्या करेंगे 60 5/18। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 150/9। ये कर दिया हमने मीटर पर सेकंड में। तो एक्सेलरेशन आ जाता है v माइनस यू बाई टी। v इज 150/9 200/9 और टाइम गिवन है हमें 5 सेकेंड्स। एलसीएम ले लेंगे 150 माइनस 200 9 to 5 which is minus 50/5 into 9 minus 10/9। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आएगा 1.1 समथिंग। ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट रही है, इनिशियल से फाइनल पे जाते हुए वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये जो केस है हमारा, यही हमारा क्या रहता है रिटार्डेशन। तो एसआई यूनिट डिराइव करनी अब तक देख ली होगी। स्पीड की एसआई यूनिट क्या है हमारी मीटर पर सेकेंड।
और नीचे है टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर। यहाँ हमने कन्वर्ट करी थी वैल्यू मीटर पर सेकंड में करी थी, तो यहाँ एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। सपोज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब इन बातों को ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल्स करने से पहले, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर कभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है? रेस्ट मतलब वो कोई मोशन नहीं कर रहा था, इनिशियली वो हमेशा रेस्ट पे था, कोई स्पीड नहीं थी, कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहा था। तो जब भी क्वेश्चन में दिया होगा एट रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऐसे केस में कुछ नहीं देखना है, यू की वैल्यू हमेशा आएगी हमारे पास 0। सेम ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब कि बाद में रेस्ट पे आ गया, या फिर लिखा हो ब्रेक्स आर अप्लाइड। और एक केस क्या होता है, उसमें लिखा होता है कोलाइड, किसी चीज से टकरा जाना। अगर टकरा जाएगी तब भी वो रेस्ट पर आ जाएगी, स्पीड उसकी घट जाएगी। तो ऐसे केसेस में v की वैल्यू हम ले लेंगे 0। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो कांस्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी। कांस्टेंट मींस उसकी स्पीड या वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रही है, सॉरी चेंज हो रही है। कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू सेम है। अगर अब एक्सेलरेशन है हमारा v माइनस यू अपॉन टी, मान लेते हैं u की वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 माइनस 5 इज 0। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो जाएगा? a हमारा हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लास, तो आज के लिए हमने ये सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, नए मोशंस ऑफ इक्वेशन सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे इसमें और किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटी है। थैंक यू।